आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को क्या करता था? राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है? भागीरथी। भागीरथी गंगा का ही दूसरा नाम है। ठीक है। और इसने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। किस प्रथा का? इजारेदारी प्रथा। हाँ। और कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया। ठीक है। तकावी ऋण का मतलब हुआ जैसे खेती करना है, खेती से पहले जो ऋण, जो रुपया की जरूरत होता है, उसको तकावी ऋण कहा गया। ठीक है। जो मुर्शिद कुली खां था उसका उत्तराधिकारी बनता है उसका शुजाउद्दीन। ठीक है। 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का जो सर सूबेदार था अलीवर्दी खान, वो बंगाल का क्या बन जाता है? बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है। बंगाल का नवाब बन जाता है। इसने अपने शासन काल में मुगलों को क्या करता है? राजस्व देना बंद कर देता है। हाँ। और जिसके कारण बंगाल उस समय इतना समृद्धशाली बन जाता है कि उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। किसका उत्तराधिकारी? अलीवर्दी खां का। उत्तराधिकारी कौन बना? उसका दामाद सिराजुद्दौला। ठीक। 20 जून 1756 को कालकोटरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। अगले दिन 146 में केवल 23 आदमी जिंदा, यानी 123 आदमी का मृत्यु हो गया था। मतलब बहुत छोटा सा कमरा था, इतना ही वो कमरा 10 बाय 11 था या 12 था, और उसमें 146 आदमी को ठूस दिया, जिसके कारण सुबह जब गेट खोला गया तो 146 में से 123 आदमी मर गया और बस 23 आदमी जिंदा रहा। इतना भयानक वो किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो जाता है। जो सिराजुद्दौला था, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला नहीं हारता, लेकिन उसका क्या था? जो सेनापति था मीर जाफर, उसको अंग्रेज सब मिला लिया था पहले अपने में, तो गद्दारी कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। जो सिराजुद्दौला थे उसका एक छोटा सा सेना था, मतलब उसका कोई दोस्त उस रहा था, मोहनलाल और मीर मदान, उसका एक छोटा सा सेना अपना जो भेजा था वही वफादार रहा, बाद बाकी सब लड़ते हुए मर गया। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया प्लासी भागीरथी नदी के किनारे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। ठीक है। इसमें क्या था कि मुर्शिद कुली खां जो था उसका नहीं, ये इस क्या बोलते हैं, क्लाइव के हाथों की कठपुतली
नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में क्या कर देता है, हटा देता है। फिर मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का क्या बना देता है, नवाब, बंगाल का नवाब बना देता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, हाँ मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर, ठीक है, स्थानांतरित कर देता है। अब बंगाल की राजधानी का क्रम है, पहले ढाका था, ढाका से आया मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक। और ढाका से कौन लाया था, मुर्शिद कुली खां, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था। और मुंगेर कौन किया, मीर कासिम, ठीक। मीर कासिम कहाँ लाया, मुंगेर। बक्सर का जो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, अंग्रेजों का मैसूर से किस तरह का संबंध था। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बनता है, टीपू सुल्तान। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो जाता है। तो हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, ठीक। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 4 गो हुआ था, कब कब हुआ उसको थोड़ा एक बार देख लेना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, ठीक है। द्वितीय हुआ था 80 से 84, 1780 से 1784। तृतीय हुआ था 1790 से 1792। चौथा हुआ था 1799, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, टीपू इस युद्ध में, मतलब जो तृतीय युद्ध हुआ था, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 वाला, इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। मतलब मराठा हो गया, हैदराबाद का निजाम हो गया और अंग्रेज का संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। मतलब पिता का मौत हुआ था सेकेंड द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 वाले में, क्या, और पुत्र का मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो जाता है। 1760 में, अच्छा हाँ, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, शेरे मैसूर, शेरे मैसूर। और टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा था उस पर किसका तस्वीर होता था, शेर का। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। मतलब बांडीवास में अंग्रेज
जो है फ्रांसीसी को पराजित करके युद्ध का समापन किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ क्या होता है? समाप्त होता है 1767 से 1769। तो जब युद्ध समाप्त हुआ 1769 में, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त होता है तो किस संधि के द्वारा? मद्रास की संधि 67 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784, 80 से 84 था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम उसका राजधानी भी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक। गुरु नानक जो थे सिख के प्रथम गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। जो लोग गुरु नानक के अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? सिख। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समय के थे, मतलब ये सब एक ही समय के थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है। 1496 को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का क्या होता है? आभास होता है। गुरु नानक ने ही गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। अभी हम लोग देखते हैं सिख लोग का लंगर चलता है, उसमें क्या है कि कोई भी जाकर भोजन पा सकता है, कोई रुपया पैसा का जरूरत नहीं है। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित की। संगत धर्मशाला से, धर्मशाला, और पंगत का मतलब वही लंगर। लंगर मतलब भोजन, निशुल्क भोजन। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। ये लोग एक जगह मिलता था तो वो संस्था का कार्य किया एक तरह से। गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है करतारपुर में। कहाँ? करतारपुर। अभी वो पाकिस्तान में पड़ता है। 1539 में। 1539 में। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद था द्वितीय। सिख के दूसरे गुरु गुरु अंगद। इनका जो प्रारंभिक नाम था लहना था। फिर बाद में गुरु बने तो अपना नाम चेंज हो गया। ठीक है, इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। उस समय तक अस्थाई नहीं था मतलब शुरू कर दिए, लेकिन उसको अस्थाई कौन कर दिए? गुरु अंगद। ठीक, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी जो लिपि होता है पंजाबी का, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत का देवनागरी है ना, इंग्लिश का रोमन है, तो पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी जो लिपि में लिखा जाता है पंजाबी भाषा, उसका शुरुआत कौन किए? गुरु अंगद। उसके बाद गुरु अंगद और क्या काम किए? इन्होंने लंगर को क्या कर दिया? स्थायी बना दिया। ठीक, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। इससे पहले
जो भी इन लोगों का पद्धति था वो हिंदू से सामान्य रखता था, सामान्यता। लेकिन गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे वो हिंदू से पृथक अलग होने वाले बहुत सारे कार्य किए, जिसमें कि विवाह पद्धति को भी अलग कर दिया, जिसको लवन कहा जाता है। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद लाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अकबर जो था गुरु अमरदास से गोविंद लाल में जाकर भेंट करता है और गुरु पुत्री जो थी बीबी भानी उसको कई गांव दान में दे दिया। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। ये जो अमरदास जी जो थे 22 गो गद्दी की स्थापना करते हैं और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर देते हैं। बीवी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। पति ये जो अमरदास थे इनके बेटी थी बीबी भानी, तो बीबी भानी जो थी इनकी बेटी थी, तो रामदास का जो है रामदास इसके क्या थे, पति थे। अमरदास की बेटी थी, ठीक है। तो बीवी के जो पति थे रामदास उस सिखों के कैमा गुरु हुए, चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को कितना बीघा जमीन दिया था, 500 बीघा। अकबर ने बीबी भानी को कितना बीघा दिया था, 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। जो भी अमृतसर है वहाँ पर जलाशय है, वहाँ एक मंदिर भी है, तो वहीं पे खुदवाया। अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। ये जो गुरु रामदास जी जो थे, तीसरा पुत्र, ठीक है, ये चौथा थे और ये थे गुरु अमरदास के जमाई थे, क्योंकि गुरु अमरदास की बेटी थी बीबी भानी और बीबी भानी का पति थे कौन, रामदास। तो रामदास सिखों के चौथे गुरु होते हैं और रामदास ने ही अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया, अमृतसर नगर की स्थापना की। अभी जो अमृतसर इतना फेमस है यहीं से शुरू हुआ। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद क्या कर देता, सौंप देता। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु पद क्या हो गया, पैतृक। रामदास जो थे वो थे अमरदास के जमाई थे और ये रामदास क्या करते हैं कि जलाशय खुदवाते हैं और अमृतसर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना तीसरा पुत्र अर्जुन को क्या कर दिया कि सिख जो गुरु पद मतलब जो था उसका गुरु का जो पद होता है उसको सौंप दिया अपना किसको, बेटा को। तो यहाँ से क्या हो जाता है, गुरु पद पैतृक बन जाता है। मतलब जो हमको पिता से जो चीज़ मिलता है वो हो गया ना पैतृक। तो यही हो गया कि गुरु का पद भी, जैसे कि पहले कोई भी गुरु बन जाता, कोई भी योग्य था तो वो गुरु बन सकता था, लेकिन ये गुरु रामदास क्या किए, अपना बेटा को गुरु बना दिए, जिसके कारण जो गुरु का पद हो गया वो क्या हो गया, पैतृक। तो गुरु रामदास का जो पुत्र हुए गुरु अर्जुन, इस सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिख का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ। क्या नाम है, आदि। उसका रचना करते हैं। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पद, प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। इसमें जो गुरु नानक जी जो थे पहला, उनके द्वारा जो प्रेरणा पद मतलब प्रार्थना सब था और गीत जो भी था उसको क्या कर दिया गया, संकलित एक मतलब संग्रह करके इसमें रख दिया गया, ठीक है।
गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में जो सिख का होता है ना, जैसे अपना लोग का है भगवत गीता है, हाँ, होली बुक, धार्मिक ग्रंथ, ये लोग का है गुरु ग्रंथ साहिब, जो जिसको आदि ग्रंथ भी कहा गया था। तो ये गुरु अर्जुन के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें इन्होंने रचना नहीं किया, ये बस संग्रह किए। जो गुरु नानक जी जो कविता दिए थे, लिखे थे, बोले थे, सबको क्या कर दिए गुरु अर्जुन एक जगह एकत्रित कर दिए, तो वही हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण, वो जो अमृतसर जलाशय है, अमृतसर जाओगे तो अमृतसर चारों बगल तालाब है, बीच में है एक मंदिर, वही हरमंदर साहब। ठीक। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1600 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। 1606 जहांगीर का बेटा कौन था? खुसरो। खुसरो कौन था? खुसरो बचपन का नाम था, लेकिन असली नाम क्या था? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। खुसरो किसका नाम था? राजकुमार खुसरो था कौन? किसके बचपन का नाम था खुसरो? शाहजहां का नहीं था। शाहजहां। तब शाहजहां ना होगा। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर का बेटा था कि नहीं शाहजहां? तब क्या काम किए थे कि गुरु अर्जुन जो थे खुसरो का सहायता कर रहे थे बाप के विरुद्ध अपना सत्ता को कब्जा करने के लिए, जिसके कारण जो जहांगीर था उसको ये बात पता चल जाता है। जहांगीर गुरु अर्जुन को क्या कर दिया? मरवा दिया। सिखों के 5वें गुरु को मरवा दिया। ठीक है। सिखों के 6ठे गुरु हुए हरगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक है। ईश्वर के सिंहासन या अकाल तख्त का निर्माण कौन कराया? गुरु हरगोविंद। ठीक है। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। 2 तलवार बांधकर क्या करते? गद्दी पे बैठते थे। एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। देखो, बनाने का काम किए कौन? रामदास। बनाने का काम किए थे रामदास। रामदास की जो वाइफ थी, पत्नी थी, बीबी भानी थी क्या, और उसको दिया था अकबर 500 बीघा जमीन। तो उसी पर वो तालाब उलाब बनाए थे। उसके बाद अर्जुन जी आए, वो आदि ग्रंथ का रचना करते हैं। उनके पुत्र, तीसरे पुत्र, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? हरमंदर साहब का उसमें जलाशय में गुरु अर्जुन करवाते हैं। गुरु अर्जुन का हत्या हो जाता है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, क्योंकि जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, उसका ये मदद कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हरगोविंद जी आते हैं, ये सिखों के गुरु। हाँ, हरगोविंद दरबार में क्या करते हैं? नगारा का व्यवस्था करते हैं। और जो अमृतसर का जो मंदिर था, वो मंदिर नहीं कह सकते हैं, मंदिर तो हिंदू में होता है, उनका जो हरमंदर साहब उसको बोला गया था। क्या था? हरमंदर साहब। उसका क्या किए थे? किलाबंदी किए थे। क्या किए थे? किलाबंदी किए। ठीक है। सिखों के 7वें गुरु हर राय। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। दारा सिकोह जो था राजा, वो जब आया था तो सिखों के 7वां गुरु जो थे हर राय, इन्होंने उसको क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु हर किशन। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। चेचक से हरि किशन
की मृत्यु किससे हो जाती है? चेचक से। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। औरंगजेब बोला क्या होता है बताइए, तो दिल्ली जाके को समझाना पड़ा कि गुरुपद क्या है नहीं है, गुरुपद के बारे में। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें 11 नवंबर 1675 में वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। गुरु के सिखों का जो 9वां गुरु था तेज बहादुर, कौन थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं कर पाए, ये बोले नहीं हम नहीं करेंगे, जिसके कारण इनको क्या कर दिया? मरवा दिया गया औरंगजेब के कारण। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। बैसाखी का जो दिन था 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। क्या कहा? सच्चा पातशाह। सच्चा पातशाह का उपाधि किसने धारण की? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, बड़ा बड़ा केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द, जितना भी पंजाबी लोग सब है, गुरमंदर सिंह, लड़का लड़की सब में सिंह लगल रहता है। तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही संभव हो पाया। इन्होंने ही इस सब चीज़ को क्या कर दिया? अनिवार्य, मतलब 5 ककार को अनिवार्य कर दिया। 5 ककार को क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। एक कार्यस्थली पाओता थी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब, साहिबा ने साहिब, एवं कार्यस्थली पाओता था। मतलब रहा करते थे आनंदपुर साहिब में, लेकिन कार्य का जो स्थल होता है, कार्यस्थली, वो कहाँ था? पाओता। कहाँ था? पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। फारसी का भी इनको ज्ञान था। जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। उनको भी बोला गया था स्वीकार करने के लिए इस्लाम, तो नहीं किए थे, तो दीवार बना दिया था। दीवार के अंदर आदमी को रख के और फिर ऊपर में क्या कर दिया? दीवार बना दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनको मार दिया गया दीवार में चुनवा कर, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। फौजदार वजीर खान कौन था? फौजदार वजीर खान। 1699 में बैसाखी का दिन था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह। 1699। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। मतलब जो काम गुरु करते थे, गुरु का काम था क्या? ज्ञान फैलाना, बताना सबको अपने धर्म के बारे में। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका बुक है, हमारा बुक आदि ग्रंथ है, ठीक है, ये आदि ग्रंथ ही अब से वर्तमान से गुरु का काम करेगा और गुरु का पद नहीं रहेगा। क्या होगा? गुरु का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या, देखो इनका भी हत्या ही हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह का हत्या 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। कहाँ पे हुआ था हत्या? नांदेड़ नांदेड़ पर गुल खां। देखो इनका जो दूगो बच्चा था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उसको भी मार दिया दीवार में चुनवा के। इनको भी क्या किया? मार ही दिया, हत्या कर देता है। पठान था एक गुल खां। बंदा बहादुर का जन्म 1670 में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। रजौली गांव में इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था, इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। कहाँ बनाया राजधानी? बंदा बहादुर जो था लोहगढ़ को अपना राजधानी बनाया। कहाँ पे बनाया? लोहगढ़। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। ठीक। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। ठीक है। यही वजीर खान जो था गुरु गोविंद सिंह का बेटा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मौत के घाट उतारा था वजीर खान। और तो वजीर खान का हत्या कौन किया? बंदा बहादुर ने। मुगल बादशाह फारूक सियर के आदेश पर, जो फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता था, वही उसी के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। जो बंदा बहादुर जी थे, जो वजीर खान को मार दिए थे, इनको फारूक सियर का आदेश आया कि बंदा को पकड़ के मार देना है। तो गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ कर क्या कर देता है? इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिक को क्या किए थे? मौत के घाट उतार दिए थे। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। बंदा की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? सिख जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। हाँ, बट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां का दल खालसा में विलय हुआ। मतलब जब बंदा बहादुर को मार दिया जाता है फारूक सियर के आदेश पर, उसके बाद जो सिख संप्रदाय था वो कई छोटे छोटे टुकड़ियों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद एक आते हैं कर्पूर सिंह। कौन आते हैं? कर्पूर सिंह की पहल पर जितना भी सिख का अलग अलग टुकड़ी बन गया था, गैंग सब, उस दल खालसा में एक दल था जिसका नाम था खालसा। तो उसी में आके क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। ठीक है। खालसा पंथ का कौन शुरुआत किए थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का दल खालसा को जस्सा सिंह खोल दे। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है। बाद में 12 दलों में विभाजित कर किया गया। इसे मिसल कहा गया। क्या कहा गया? मिसल। मतलब जो क्या हुआ था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जब बंदा बहादुर का हत्या कर देता है, बंदा बहादुर का जब हत्या हो जाता है फारूक सियर के आदेश पर 1716 में, उसके बाद क्या होता है कि जो सिख का जो दल है वो छोटा छोटा टुकड़ी में क्या हो जाता है? बट जाता है। तो जब बट जाता है फिर एक कर्पूर सिंह नाम के एक आदमी आते हैं जो सब टुकड़ी को मिला के बना देते हैं दल खालसा। ठीक है। वही दल खालसा को जस्सा सिंह
अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसको क्या किया जाता है, 12 दलों में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक है, 12 दल में, कितना दल में, 12 दल में। तो वही जो 12 दल में जो विभक्त किया गया उसी को मिसल कहा गया। क्या कहा गया, मिसल। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। मिसल का अर्थ क्या होता है, समान, एक जैसा। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके जो दादा थे वो चरत सिंह ने 12 मिसलों में चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनते हैं 1799 में। 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। हाँ, रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। याद रखना है, रंजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, उसके बाद मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर रंजीत सिंह का था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीना नाथ था। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। ठीक है, इतिहास यहाँ तक संपन्न हो गया। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि को। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का जलवायु। ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला कुछ कारक होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लैंड फॉर्म्स नामक एक शब्द से सूचित करते हैं। तो लैंड फॉर्म्स, एल फॉर होता है लैटिट्यूड, ठीक, जिसका मतलब है अक्षांश। ए फॉर अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एन से होता है नियरनेस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से कितना निकट है। समुद्र से निकटता। हाँ। डी फॉर होता है डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा। एफ से होता है फॉरेस्ट यानी वन। ओ से ओशियन करेंट समुद्री जल धाराएं। आर से रेनफॉल यानी वर्षा। एम से माउंटेन यानी पहाड़ पर्वत। एस से सॉइल यानी मिट्टी। तो ये सब कारक है जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? क्या है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। केरल से हो सकता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होता है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहा जाता है, जिसके कारण अभी देखेंगे कि पंजाब हो गया, इस समय वर्षा हो जाता है। राजस्थान में तो पर्वत के द्वारा रोक दिया जाता है। राजस्थान में है ना पर्वत, उससे रुक जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। और पंजाब में वर्षा करा देता है शीत ऋतु में भी। भारत के किन राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब में तो होने का कारण है ये पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जब मानसून लौटती होती है तो वहाँ जाके पंजाब और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करवाती है। भारत में औसत वर्षा कितना है? 125 सेंटीमीटर। भारत का जो औसत वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होगा? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। पश्चिमी घाट,
पूर्वी हिमालय, और मेघालय। मेघालय। ठीक। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अच्छा, और भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। के कारण से भारत को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मतलब जलवायु को क्या बोला जाता है? यहाँ भारत का जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होते हैं कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मतलब भारत का जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर गर्मी के कारण, गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप हो जाता है। ठीक है। और उच्च ताप के कारण वहाँ का जो पानी है वो हवा बन के ऊपर उठ जाता है, और तो वहाँ पे क्या हो जाता है? निम्न दाब क्रिएट हो जाता है, निम्न दाब बन जाता है, जिसके कारण हवा का बहाव शुरू होने लगता है, और जो हवा हिंद महासागर से उठ के हमारी ओर आता है वही होता है मानसूनी जलवायु, मानसूनी हवा। और उसका जो डायरेक्शन है मानसूनी का दक्षिण पश्चिम है। क्या है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध हो 35 डिग्री से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध 0 से 5 डिग्री की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अच्छा, पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। हम लोग इधर लू चलता है ना ग्रीष्म काल में, सबका देखता है लू लग जाता है, हालत टाइट हो जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल और असम में कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में। कोपेन ने वर्ष 1918 में भारत की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा था? 5 वर्ग में बांटा था। जलवायु निर्धारण के आधार हैं वार्षिक और मासिक औसत तापमान पहला, दूसरा हो गया वार्षिक और मासिक वर्षा, तीसरा हो गया वनस्पति। ठीक। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन है? ठीक है। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु में गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, मतलब लघु है, छोटा शुष्क ऋतु में गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी घाट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, तो ये है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये कहाँ जगह? राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश
उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु में होगा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र। टुंड्रा तुल्य जलवायु में होगा उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें होगा टुंड्रा तुल्य पर्वतीय क्षेत्र में। ITCZ एक निम्न वायु दाब की पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है, स्विंगिंग, झूलता हुआ। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होता है, मिलता है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून, मतलब ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से, मतलब मानसून नहीं आया है, मानसून से पहले जो वर्षा का बौछार हो जाता है उसको कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और ये कर्नाटक में होता है। ठीक है। काल बैसाखी हो जाता है पश्चिम बंगाल में। हाँ, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। चाय वर्षा असम में। ठीक है। कॉफी वर्षा होता है कर्नाटक में। आम्र वर्षा होता है केरल और तटीय कर्नाटक का भाग है आम्र वर्षा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर। जून से सितंबर तक। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कहाँ कब से कब तक? जून से सितंबर। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार में। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होगा? नॉर्वेस्टर छोटा नागपुर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर, दिसंबर। तमिलनाडु में जो है मानसून का सामान्य महीना कौन है? नवंबर, दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अल नीनो और ला नीनो। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है? जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान। 200 मिलीमीटर जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। मतलब एक ही अक्षांश एक ही है, किसका? अमृतसर और शिमला का, लेकिन ऊंचाई होने के कारण, अधिक ऊंचाई होने के कारण शिमला का जलवायु अलग है और अमृतसर का अलग है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना गया? पूर्वी जेट प्रवाह को। ठीक है। अच्छा, भारत में वर्षा का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। मतलब औसत है 125 सेंटीमीटर, लेकिन सब जगह थोड़ी होगा, कहीं ज़्यादा, कहीं 250 भी है, 200 भी है, कहीं तो 50 से भी कम है। तो पहले देख लेते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र।
पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियां पर अधिक वर्षा होती है। उसका कारण है कि जो भी बादल जाता है डायरेक्ट जाके लड़ जाता है उससे, पहाड़ से ऊंचाई होने के कारण फंस जाता है, वहां से निकल ही नहीं पाता है, तो जोरदार बारिश करा देता है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। खासी, हाँ, गारो, खासी, जैंतिया 3 गो पहाड़ है मेघालय का। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी पर 200 से भी कम होता है। अच्छा, मध्यम वर्षा का क्षेत्र गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, यहाँ सब क्या होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगा, ठीक है। न्यून वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार, यहाँ 50 से 100 के बीच होता है। और बहुत ऐसा है कि एकदम अल्प है वर्षा, बहुत कम है। प्रायद्वीपीय भाग के कुछ भाग जहाँ जैसे कि आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मतलब ये सब ना वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, मतलब रेन शैडो रीजन में। वह लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग में 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। लद्दाख में तो खैर सबसे कम वर्षा होता है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। अब आते हैं, पढ़ते हैं मृदा के बारे में। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण आज हम लोग देखने वाले हैं डीएनए और आरएनए के संरचना के बारे में। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए है उसका अधिकांश मात्रा कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलता है। मतलब डीएनए का अधिक मात्रा पाया जाएगा केंद्रक में, न्यूक्लियस में, लेकिन कुछ भाग उसका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं क्षार। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का? ATGC, A और T डबल बॉन्ड, G और C में ट्रिपल बॉन्ड। तो A से होता है एडेनिन, G से गुआनिन, C से थायमिन, उसके बाद साइटोसिन होता है और T से होता है थायमिन। ठीक है। डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। मतलब एडेनिन और थायमिन के बीच में होता है 2 बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन में होता है 3 गो बॉन्ड। 1953 में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल होता है उसको वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। डीएनए का कार्य तो देखते हैं डीएनए का कार्य। यह सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। मतलब सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए।
डीएनए की इकाई है जीव। जी। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। इससे पहले क्या था कि डीएनए जो पहले से मौजूद था किसी जीव में वही था, लेकिन सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने डीएनए को प्रयोगशाला में क्या कर दिया, बना दिया, संश्लेषण कर दिया। आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन विधि से, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। मतलब आरएनए का निर्माण किससे होता है, तो क्या कहोगे, डीएनए से होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला क्या होता है, अलग हो जाता है। आरएनए को देख लेते हैं। आरएनए होता है 3 प्रकार का। आरएनए, टी और एमआरएनए। आरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन की संश्लेषण में सहायता करता है। टी हो गया ट्रांसफर आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां वो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक। एमआरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा होगा, इसमें सिर्फ राइबोज शर्करा होता है आरएनए में। ठीक है। डीएनए में क्या होता है, इसमें बेस एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इसमें भी सब रहेगा, लेकिन क्या होता है, बेस में यूरेसिल आ जाएगा। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, कौन, डीएनए। आरएनए पाया जाता है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में। ठीक। पादप और जंतु कोशिका में एक बार अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवक। जंतु में लवक 3 प्रकार का है, पढ़े थे। ठीक। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम यानी तारक काय पाया। तारक काय का खोज कौन किया था, बोवेरी। रिक्तिका बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, नहीं तो नहीं भी रहती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार। लेकिन जंतु कोशिका का वृत्ताकार। ठीक है। अब देखते हैं कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता। ठीक है, एक नज़र दे देते हैं इस पे भी। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट का किया था स्चिम्पर। ठीक है। जीव द्रव का किया था, जीव द्रव का डुजार्डिन। प्रोटोप्लाज्म में नाम रखा था ना, पुरकेंजे। ठीक है। क्रोमोसोम का हम फिशर। कौन किया था, हम फिशर। ठीक है। लाइसोसोम का डीसीडी डुबे। जीव द्रव क्या, डुजार्डिन। केंद्रिक कला हार्टविग। गोल्गी काय का कैमिलो गोल्गी। स्फीरोसोम का पर्नर। स्फीरोसोम का पर्नर। क्रोमेटिन का फ्लेमिंग। ठीक है। अब हम लोग सेल डिवीजन कल देखते हैं।